Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. तो आज की जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोज सेक्शन और चैप्टर नंबर 3 द गंगा, और इसके लिखने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे उम्मीद है कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत के नेता थे और एक बड़े ही प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी वो जाने जाते हैं। इनकी मैं 3 रचनाओं के नाम मैं बता दूँ आपकी। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा प्रचलित किताब का नाम है उनकी, और दूसरा है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरी किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी। आपके जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है द गंगा, उसमें गंगा के प्रति उनका क्या लगाव है, गंगा के प्रति इतना स्नेह क्यों है, गंगा को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर वो क्या जाहिर करते हैं, ये सब कुछ इस स्टोरी में लिखा हुआ है और वो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप सुनिए ध्यान से। कंप्रहेंशन चेक आते हैं इसमें, यानी पैराग्राफ्स लिखा रहेगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर लिखने होंगे। शॉर्ट आंसर्स लिखने को आते हैं और लॉन्ग आंसर लिखने को आते हैं, और जो चौथा क्वेश्चन आता है वो मैच द लिस्ट ए एंड बी। तो कुल मिलाकर के सिलेबस के संबंध में अगर कोई आपको तकलीफ होती है तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिलेबस क्लास 10th का है, आप उसे ऑब्जर्व कर लीजिए, वीडियो पढ़ी है, देख लीजिए, परीक्षा की तैयारियाँ करिए, कौन से चैप्टर इस साल हटा दिए गए हैं वो भी जान लीजिए, और क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहने वाला है इसकी भी जानकारी वहाँ पर दी गई है, और किस तरह के प्रश्न को हल करने पे आपको कितने अंक मिलेंगे ये सब सूचना उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं देरी नहीं करता हूँ, आपको सीधे चैप्टर पर लेकर चलता हूँ। चैप्टर शुरू होता है आपका आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ आई का मतलब, क्योंकि इस चैप्टर को लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी नरेटर भी है और राइटर भी है, यानी कहानी में जो आई, माई, मी वर्ड्स आते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंध रखेगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचता रहे। आपके प्यार दुलार के लिए ढेर सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। तो आई हैव रिसीव्ड सो मच, रिसीव्ड सो मच मैंने बहुत प्राप्त किया, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय लोगों से मुझे अत्यधिक स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एंड नथिंग दैट आई कैन डू टू रिपे, मैं कुछ ऐसा करूं जिसे अदा कर सकूं, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, यहाँ तक कि एक छोटा सा भाग, फ्रैक्शन माने अंश या भाग होता है, ऑफ इट, उसका मतलब उस प्रेम और स्नेह का, यानी जो प्रेम और स्नेह भारतीय लोगों ने मुझे प्रदान किया है, मैं ऐसा कुछ भी उस स्नेह के और उस प्रेम के बदले में अंश मात्र भी कार्य नहीं कर पाया। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस, इंडीड वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, कोई अदायगी हो ही नहीं सकती, सो प्रीसियस, इतनी मूल्यवान, अ थिंग, वस्तु, एज अफेक्शन, जितना कि स्नेह। अर्थात भारतीय लोगों के द्वारा प्राप्त स्नेह वो बहुत ही मूल्यवान है, और इस मूल्यवान स्नेह को किसी भी वस्तु से अदा नहीं किया जा सकता, इतने ज़्यादा वो रेडी थे भारतीयों के द्वारा प्राप्त स्नेह और प्रेम के। आगे लिखते हैं कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी, कई लोगों ने, एडमायर्ड माने प्रशंसा की, कई लोगों ने मेरी प्रशंसा की, सम हैव बीन रिवर्ड, रिवर्ड माने होता सम्मान करना, कुछ लोगों ने मेरा सम्मान किया, बट, लेकिन, द अफेक्शन, स्नेह, ऑफ ऑल क्लासेज, सभी वर्गों का, ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, भारतीय जितने भी भारतीय हैं उन सभी वर्गों से प्राप्त जो स्नेह है, हैज़ कम टू मी, मुझ तक जो पहुंचा, जो स्नेह मुझको मिला है, इट्स सच अबेंडेंट मेजर, इतनी भारी मात्रा में, इतनी अत्यधिक मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, जिससे मैं अभिभूत हो जाता हूँ। सीधी सी बात उन्होंने कहा कि भारतीयों ने, कुछ भारतीय ऐसे थे
जिन्होंने मुझे सम्मान प्रदान किया, कुछ भारतीयों ने मुझे प्रशंसित किया, लेकिन भारतीय जनमानस का अधिकांश भाग जिसने मुझे स्नेह प्रदान किया अत्यधिक मात्रा में, उससे मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस केवल अभिव्यक्त कर सकता हूँ मैं द होप, उम्मीद, मैं केवल ये उम्मीद व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, शेष वर्षों में, यानी जीवन के शेष वर्षों में, आई में लीव, मैं जीवित रहा, तो जिंदा जब तक हूँ उन वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं नालायक नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के प्रति, एंड दियर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो प्रेम, जो स्नेह भारतीय लोगों से मिला है, उस स्नेह के बदले में मैं निरंतर उनके प्रति काम करता रहूँगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। समस्याएं हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए, मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगले पैरे में चलते हैं। टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स, इनन्यूमरेबल मतलब होता नंबरलेस, असंख्य, कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे जो कॉमरेड्स हैं और मेरे जो कलीग, सहकर्मी और सहयोगी जो मेरे हैं असंख्य, आई ओ एन ईवर डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनका अत्यधिक गहराइयों से एहसानमंद हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम संयुक्त सहभागीदार थे, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड, और हमने हिस्सा बांटा है, द ट्रिम्स एंड सॉरोज, ट्रिम्स माने विजय में, सरोज माने दुख में, यानी सुख और दुख को हमने बराबर बांटा है, विच इनविटेबली ए कंपनी देव, जो अनिवार्य रूप से उसके साथ जुड़ी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के साथ सफलता और असफलता जुड़ी रहती है। कहीं सफलता आपको प्रसन्नता प्रदान करती है तो कहीं असफलता आपको दुखी कर देती है। ये जीवन में लगा रहता है। अगर आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्त होगा, ये आपका भ्रम है, इसके चक्कर में ना रहिए। When I die, जब मैं मरूं, I should like, मैं चाहूँगा, my body to be cremated, cremated का मतलब होता है दाह संस्कार कराना, यानी मेरी शव को जलाया जाए। उनकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरे शव का दाह संस्कार किया जाए। If I die, यदि मैं मरूं in a foreign country, किसी प्रदेश में, दूसरे देश में यदि मैं मरूं, my body should be cremated, मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, there, वहाँ, वहीं कर दिया जाए, यानी जहाँ मैं प्रदेश में मरूँ, विदेश में मरूँ, वहीं पर मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज, एसेज माने होता राख, शुड सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दी जाए, यानी मेरा दाह संस्कार आप उस देश में कर दीजिए जहाँ मेरी मृत्यु हो जाए, और राख जो है, चिता जलने के बाद जो राख है, उस राख को इलाहाबाद भेजा जाए। जैसा आपको पता होगा कि इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था, और इलाहाबाद में भेजने का कारण क्या है आगे बताते हैं। अ स्मॉल हैंडफुल, स्मॉल हैंडफुल मुट्ठी भर, ऑफ दीज एसेज, इस राख का, मेरी राख का मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाए, इन द गंगा, गंगा नदी में। एंड द मेजर पोर्शन, और जो अधिकांश भाग है मेरी राख का, डिस्पोज्ड ऑफ, निपटाया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे लिखे गए तरीके से मेरे अधिकांश राख के भाग का निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, इस राख का कोई भी हिस्सा, शुड बी रिटेन्ड, न तो बचाया जाए और प्रिजर्व या सुरक्षित रखा जाए। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं मरता हूँ, जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी शरीर का, मेरे मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए, और कहीं अगर मैं किसी विदेश स्थान पर मरता हूँ, किसी प्रदेश स्थान पर मरता हूँ, दूसरे देश में जाके मरता हूँ, तो मेरे दाह संस्कार उसी स्थान पे, उसी प्रदेश में कर दिया जाए, लेकिन मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। और जो राख इलाहाबाद भेजी जाए उसमें से एक मुट्ठी राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और जो शेष राख का अधिकांश भाग बचता है उसे जैसा मैं कहता हूँ उस तरीके से उसका निपटारा कर दिया जाए। मेरी राख का एक अंश मात्र भी न सुरक्षित रखा जाए न बचाया जाए। आइए देखते हैं वो अपनी राख के अधिकांश भाग को किस तरह से निपटाने का प्रयास करते हैं, या अपनी विल में यानी इच्छा पत्र में, वसीयत में क्या लिखते हैं। सेकंड पैराग्राफ है आपकी बुक का।
माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। जैसा आपको पता होगा गंगा कई प्रदेशों से होकर बहती है, लेकिन उन्होंने विशेष इच्छा जाहिर क्या की है कि माई डिज़ायर मेरी इच्छा है, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस मुट्ठी भर मेरी राख, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित की जाए, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। उन्होंने कहा मेरी राख को गंगा में प्रवाहित करने के पीछे उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। तब क्या कारण है? सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी लगाव या मेरी समझ काम करती है, मेरी राख का गंगा में फेंका जाना किसी तरह से धार्मिक महत्व की चीज़ नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो कि मेरी राख को गंगा में फेंका जाए? आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैनर इन द मैनर माने इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी धार्मिक भाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। हैव बीन अटैच्ड माने लगाव रहा है गंगा और यमुना नदियों से इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से मेरा गहरा लगाव है, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। जैसा आपको पता होगा कि आनंद भवन गंगा नदी से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और ख़ास करके त्रिवेणी मतलब जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम कहलाता है, वहाँ से भी काफ़ी करीब पड़ता है। तो उनका बचपन गंगा की गोद में ही एक तरह से बीता है, इसीलिए कहते हैं कि गंगा और जमुना से मेरा बचपन का लगाव है, उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं बड़ा हुआ हूँ। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, जैसे जैसे मैं बढ़ता, कहते एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट इस यह लगाव हैज़ आल्सो ग्रोन भी बढ़ता गया, यानी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे गंगा जमुना से मेरा लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉज दियर वेरिंग मूड्स, आई हैव वॉज मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स उसकी बदलते हुए मूड को, गंगा के बदलते हुए मूड को मैंने देखा है, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और अक्सर मैंने उस इतिहास को सोचा है, उस इतिहास को विचार किया है। एंड मिथ और उन पौराणिक कथाओं पर भी विचार किया है, एंड ट्रेडिशन और उन परंपराओं पर भी विचार किया है, एंड सॉन्ग और उन गीतों पर, एंड स्टोरीज और उन कहानियों पर, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उससे जुड़ी हुई हैं, गंगा से जुड़ी हुई जो गीत हैं, गंगा से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो पौराणिक कथाएँ हैं, जो परंपराएँ हैं, उन सब पर मैंने विचार किया। थॉट थ्रू द लॉन्ग एजेज, सदियों से जो लगाव है, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और ये सारी कहानियाँ, ये सारे गीत और ये सारी की सारी परंपराएं गंगा के बहते हुए पानी का भाग हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया सदियों से। अगले पैराग्राफ में कहते हैं द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, स्पेशली विशेष करके रिवर ऑफ इंडिया भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ आर इंटरवाइंड, जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, दियर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातिगत यादें। यानी गंगा भारत की नदी है और भारत के लोगों की अति प्रिय भी है, और भारत के लोगों की तमाम गतिविधियां गंगा से जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, वो गतिविधियां क्या है? हर होप्स, उनकी उम्मीदें, गंगा से उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं। एंड फियर्स, डर भी जुड़ा है। किसान की उम्मीद है कि गंगा के पानी से सिंचित करके अन्न पैदा कर लेगा, डर भी है कि बाढ़ आ जाएगी तो फसल डूब भी जाएगी। तो ऐसे तमाम भाव हैं जो गंगा से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके गीत जुड़े हैं। हर सॉन्ग ऑफ ट्रूफ लिखा, उनके विजय गीत जुड़े हैं। हर विक्ट्रीज, उनकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उनकी पराजय, सब कुछ गंगा से लगाव रखता है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. She has been, वह हो चुकी है, यानी गंगा हो चली है। a symbol of, symbol माने प्रतीक, किसकी प्रतीक हो चली है? इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत के सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का, यानी भारत की जो सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति है उसका प्रतीक हो चली है गंगा। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती। बदलने का मतलब है कि गंगा में पानी का स्तर बढ़ता घटता रहता है। ईवर फ्लोइंग, सदैव प्रवाहमान रहती है, सूखती नहीं है। एंड एट ईवर द सेम, गंगा फिर भी वही गंगा वही, उसका महत्व वही रहता है। सी रिमाइंड्स मी,
सी मतलब गंगा, गंगा मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की गहरी घाटियों की। क्योंकि आपको पता होगा गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, हिमालय में गंगोत्री है, और हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं और वहीं से बर्फ़ का गलना होता है और वो गलता हुआ पानी नीचे गंगोत्री के स्रोत से निकलता है, वही बाद में गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब मैं गंगा को देखता हूँ तो मुझे बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ याद आने लगती हैं और उसकी गहरी घाटियाँ भी मुझे याद आती हैं, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं अत्यधिक पसंद करता हूँ, एंड ऑफ द रिच, और वो रिच माने समृद्ध, समृद्ध माने उपजाऊँ, एंड वास्ट और विशाल का प्लेन बिलो, समतल मैदान, वेयर माई लाइफ, जहाँ पर मेरा जीवन, एंड वर्क और कार्य हैव बिन कास्ट माने ढाला गया है। यानी जो मैदानी भाग है गंगा का, मैदानी भाग इलाहाबाद है गंगा का, जिसके किनारे इलाहाबाद शहर बसा हुआ है, कहते हैं वहीं पर मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं पला बढ़ा, वहीं पर मैंने अपने कार्य को अंजाम भी दिया। अगले पैरा में देखते हैं क्या होता है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा का एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती और नाचती हुई इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की धूप में, जब सुबह की धूप खिलती है तो गंगा मुस्कुराती और नाचती हुई नजर आती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, अंधेरा, ग्लूमी माने उदासी होती है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से परिपूर्ण, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही सांझ ढलती है गंगा अंधेरी हो जाती है, उदास हो जाती है और रहस्य से परिपूर्ण हो जाती है। नैरो, एक सकरी, स्लो, धीमी बहने वाली, एंड ग्रेसफुल, और शानदार दिखने वाली, इन विंटर, ठंडियों में। कहते हैं कि ठंडी में गंगा का जो पानी होता है वो कम हो जाता है, जिससे गंगा सिमट जाती है। पानी कम होता है तो बहाव कम होता है, लेकिन उसी शानदार तरीके से गंगा प्रवाहमय रहती है। एंड वास्ट रोयरिंग थिंग, और एक विशाल काय, गरजने वाली चीज़, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान वही गंगा विशाल का एक गर्जमान, यानी आपने अगर गंगा दर्शन किया होगा बरसाती सीजन में, तो गंगा इतना ज़्यादा पानी के लेके चलती है, पुलों पर खड़े होने पे लगता है कि गरज रही हो, तेज शोरगुल पैदा करती है। कब? मानसून में। कहते हैं कि जहाँ ठंडियों में वो पतली हो जाती, पानी की मात्रा कम हो जाती है, वहीं बारिश के दिनों में गरजती हुई, दहाड़ती हुई गंगा प्रवाहित होती है। ब्रॉड बॉजम्ड, चौड़े पाटों वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग जैसे सागर जैसी, यानी गंगा का एक छोर और दूसरे छोर के बीच में भयंकर अंतराल होता है, ऐसा लगता है कि ये समुद्र का विस्तार ले लेती हो। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ सागर सी ताकत हो जाती है विनाश करने की। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए अ सिंबल, एक प्रतीक हो गई है, एंड मेमोरी ऑफ माई पास्ट ऑफ इंडिया, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अतीत की याद हो गई है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में प्रवाहमय है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान महासागर में बहती रहेगी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा विश्वास है कि वर्तमान में भी गंगा जिस तरह से प्रवाहमान है, वैसे ही भविष्य में प्रवाहमान होते हुए महान सागरों में जाकर के विलय कर लेगी। एंड दो, और फिर भी, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, आई हैव डिस्कार्डेड मच, अपने आप को अलग किया, ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से मैंने अपने आप को बहुत अलग किया है। एंड एन एनेक्सियस, और बेचैन हूँ, दैट इंडिया शुड गेट रीड ऑफ ऑल साइकिल्स, कि भारत शुड चाहिए, भारत को चाहिए क्या? रीड ऑफ माने छुटकारा पाना, ऑल साइकिल्स, सभी बंधनों से, दैट बाइंड, जो बांधे हुए हैं, एंड कंस्ट्रेन, और कैद किए हुए हैं हर उसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कैद हुआ है, उससे वह मुक्त हो जाए। एंड डिवाइड हर पीपल, और वह मान्यताएं, वो परंपराएं जो लोगों को बांट रही हैं, एंड सप्रेस, और शोषण कर रही हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से अधिकांश लोगों का,
एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। और प्रिवेंट माने रोक रही है, फ्री डेवलपमेंट में स्वतंत्र विकास मस्तिष्क का और शरीर का, उससे वो मुक्त करना चाहते हैं, मुक्ति दिलाना चाहते हैं लोगों को। दो हालांकि आई सीक ऑल दिस, ये सब मैं देखता हूँ, फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, मैं अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, अतीत से पूरी तरह से। मेरे अतीत के भारत में काफ़ी समस्याएं हैं, जो परंपराओं में बंधा हुआ है, जो रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ है। चाहता तो हूँ उससे अलग हो जाऊँ, लेकिन अलग उस अतीत से बिल्कुल नहीं हो पाता। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व होता है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इस महान विरासत पर, दैट हैज़ बीन, जो हमारी रह चुकी है, एंड इज़, और है, आवर्स, हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मैं पूर्ण सचेत हूँ कि लाइक ऑल ऑफ अस, सभी के जैसे, एम अ लिंक, मैं भी एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन, इस अटूट श्रृंखला का, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो पुनः इतिहास के उदय की तरफ ले जाती है, इन द इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय अतीत में। दैट चेन, ये जो श्रृंखला है, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि, आई ट्रेजर इट, मैंने इसे सहेज रखा है, एंड सीइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेता रहता हूँ। सीख माने तलाशता हूँ, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम इट, इससे, और मैं इससे प्रेरणा तलाशता रहता हूँ, इससे प्रेरणा लेने का प्रयास करता हूँ। एंड, और, एज विटनेस माने गवाह के रूप में, ऑफ माई दिस डिजायर, मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, होमेज माने होता है श्रद्धांजलि टू इंडिया, और भारत को मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, किसके प्रति है, इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत को मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन करता हूँ, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, मुट्ठी भर मेरी राख, बी थ्रोन, फेंक दी जाए, इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, गंगा में, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड, जो बहा के ले जाएगी, टू द ग्रेट ओशियन, उस महान महासागरों में, दैट वॉशेज इंडिया सोर्स, जो भारत के समुद्र तट को धोते हैं, अर्थात उससे टकराते हैं। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि मेरी मुट्ठी भर राख जब गंगा में फेंकी जाएगी, तो गंगा अंततः प्रवाहित होते होते सागरों में जाके मिलती है, तो मेरी राख भी सागरों में मिल जाएगी, और वो राख भारत के समुद्री तटों तक पहुंच जाएगी। आगे देखते हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, अधिकांश भाग मेरी राख का, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उसे भी निपटा दिया जाए, अर्थात उसे किसी न किसी तरह से ख़त्म किया जाए। किस तरीके से, आगे बताते हैं। आई वांट, मैं चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, कहते हैं कि ये मतलब जो मेरी राख का अधिकांश भाग है, टू बी कैरीड हाई अप, उसे अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाया जाए, इन एयर, हवा में, बाय एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के द्वारा अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर भारत के किसान टॉयल, कठोर परिश्रम करते हैं, सो दैट, जिससे, दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल, माइट मिंगल, अवश्य मिल जाए, मिंगल माने मिलना होता, अवश्य मिल जाए भारत की धूल और मिट्टी में, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का भिन्न अंग हो जाए। यानी शेष जो राख थी, शेष का मतलब जो अधिकांश भाग था राख का, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उस राख को हवाई जहाज से अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाया जाए, और उसी ऊंचाई से मेरी राख को बिखेरा जाए उन खेतों में जहाँ पर भारतीय किसान अत्यधिक परिश्रम करते हैं, और मेरी राख उस मिट्टी में मिल जाएगी, और उस मिट्टी का, अर्थात इस भारतीय मिट्टी का मैं अभिन्न अंग बन जाऊंगा। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने यह वसीयत और इच्छा पत्र लिखा है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन ईयर 1954, 1954 में। तो इस तरह से आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
अपनी मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार के उपरांत जो राख मिलेगी उस राख का निपटारा कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, ये पूरा विस्तार से इस कहानी में, छोटी सी कहानी में उन्होंने इंगित किया था। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी और अगर कोई समस्या है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और चलते चलते निवेदन फिर यही कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।